हेलो दोस्तों, आज हम बाल विकास 2019 पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का फ्रंट पेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। समय को व्यर्थ न करते हुए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यदि आपको इसके बारे में सीजी टेट एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आप इसको पढ़ना चाहेंगे निर्देश को तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और मैं सीधे ये ध्यान देने योग्य बात है कि पेपर 2 के लिए यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका 30 नंबर का तो होता ही है, बाल विकास हिंदी इंग्लिश, और आपके गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जो लिखा है इसमें ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ या बायो से हैं, तो उस कंडीशन में आपको भाग अ को 91 से 150 तक हल करना है। अगर आप आर्ट से हैं, सामाजिक अध्ययन से, तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है अ वाले को, अब ब वाले भाग में 91 से 150 तक हल कर देना है, ठीक है। समझ चुके होंगे, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम सीधे, समय को वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपके सामने आ गया प्रथम भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इस प्रश्न को हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। ये आपको पूरा दिख जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ठीक स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा है कि दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे अच्छा जो आपको लग रहा है इसमें सबसे अच्छा, उसी आंसर का आपको करना है, सही उत्तर करना है, ठीक है। तो दल शिक्षण मतलब समूह शिक्षण, ग्रुप में बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या विकास, किस चीज़ का विकास होगा, यदि बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए सही उत्तर नहीं होगा। सहयोग भी होता है, लेकिन उससे भी बेहतर क्या है, ये सही है अपनी जगह पर, लेकिन उससे भी बेहतर है एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। यदि बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे लोग, एक दूसरे को मदद करेंगे और थोड़े मोड़े जो उनके पास अधूरा ज्ञान है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ये समूह शिक्षण का सबसे ज़्यादा लाभदायक चीज़ है। बाकी एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना ये गलत है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 2, ये प्रश्न क्रमांक 2 आ गया आपका। इसमें लिखा है विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि, बच्चे स्वतंत्र होकर अंतःक्रिया करेंगे यदि उनके पास सभी भौतिक सुविधाएं हों तब करेंगे, इसको बोला जा रहा है। यदि उनके पास सभी भौतिक सुविधाएं हो तब करेंगे, या फिर हो सकता है कड़ा अनुशासन हो तब करेंगे, प्रजातांत्रिक वातावरण हो तब करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे उचित क्या है आपका, प्रजातांत्रिक वातावरण, ये सबसे बेहतर उत्तर है, प्रजातांत्रिक वातावरण, ठीक है। सही उत्तर दूसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 आ गया है। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, आदत कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। तो सबसे सही उत्तर क्या होगा, अभिप्रेरणा कहते हैं, क्योंकि बच्चे जब सीखते हैं, आरंभ करते हैं, जारी भी रखते हैं, नियमित रूप से सीखते भी हैं तो क्या होते हैं, मोटिवेट भी होते रहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हम 4 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, ये प्रश्न 4 लिख रहा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है आंतरिक कक्षा कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। आंतरिक कक्षा कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखने को प्रभावित कौन कर सकता है भाई, बच्चे में रुचि नहीं है, शिक्षक में रुचि नहीं है, तो शिक्षण क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अगर बीच में बच्चे को पढ़ाते समय आप प्रेरित नहीं करते हैं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, और उससे भी पढ़ाई क्या होगा, प्रभावित होगा। मानसिक रूप से तनाव में है, टेंशन में है, थके हुए हैं, तो इस सिचुएशन में भी पढ़ने में क्या होगा, समस्या होगा। तो सबसे सही उत्तर अपने पास क्या है, उपरोक्त सभी, सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं,
किसको? शिक्षण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न 5 में लिखा है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? ठीक है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटक के द्वारा भी कर सकते हैं, रचना के द्वारा भी कर सकते हैं, रचनात्मक खेल के द्वारा, ठीक ना, हास्य भाव के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सही उत्तर उपरोक्त सभी डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व, ठीक है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व, जन्मजात किसी का बुद्धि नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि को अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, तो अर्जित किया जा सकता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ठीक, तो सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? बी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, ये प्रश्न क्रमांक 7 आ गया है। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है, बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खाली स्थान हो सकता है। अगर बच्चे में दृष्टि दोष है, बच्चा गरीब है, निर्धन है, और पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है या पाठ्यक्रम बोझिल है, समझने में बच्चों को परेशानी हो रहा है, तो सब क्या है? पिछड़ने का एक कारण है, तीनों कारण है। इसलिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर उपरोक्त सभी, डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8। इसमें प्रश्न 8 में लिखा है कि एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है? ठीक है, शिक्षक क्या करता है? क्लास में जाता है सबसे पहले और उनसे क्या करता है? कुछ प्रश्न पूछ लेता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे क्लास में एक्टिव हैं या नहीं हैं। बच्चे अगर एक्टिव हैं तो प्रश्न का जवाब देंगे, और वो लोग एक्टिव नहीं हैं, एकदम निष्क्रिय रूप से बैठे हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, तो उस कंडीशन में बच्चे क्या हो जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बच्चे क्वेश्चन करते, सर शिक्षक क्वेश्चन करता है और बच्चे जवाब देते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे तत्पर हैं पढ़ने के लिए, एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होगा सही उत्तर, है ना। और उस कंडीशन में सही उत्तर क्या होगा? तत्परता का नियम, उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9, इसमें लिखा है प्रश्न 9 में कि चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस चीज़ को जानते हैं? अब ये जो होता है चित्र पूर्णता परीक्षा, मतलब आधा चित्र दिया रहेगा, आधा आपको बनाना रहेगा डॉट डॉट करके, जैसे भी, है ना। तो उसमें आपको क्या होगा? बच्चे का रुचि पता चलेगा क्या? रुचि का पता इससे नहीं चलेगा। अभी क्षमता का पता ये भी नहीं चलेगा। बुद्धि का पता चलेगा कि बच्चा कितना बुद्धिमान है, उसके अपने बुद्धि के हिसाब से वो चित्र को पूरा करेगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा ना। तो हम कहाँ चलते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, ये आ गया प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, यहाँ लिखा है कि वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, कुछ नया करता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, सामान्य से हट के विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम, मतलब सीखना नहीं कहेंगे। सृजनात्मकता ही सही उत्तर है, चिंतन भी नहीं है सही, तर्क भी नहीं है सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सृजनात्मकता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न 11, ठीक है, प्रश्न 11 में दिख रहा होगा आपको। प्रश्न 11 में प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। प्रकृति और पोषण किस चीज़ की ओर संकेत करता है?
आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को, स्वभाव एवं चरित्र को, बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, वंश क्रम एवं वातावरण। तो प्रकृति से संबंध है इसमें। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का इसमें कोई संबंध नहीं है। स्वभाव एवं चरित्र का भी कोई संबंध नहीं है। तो प्रकृति एवं पोषण, ये आपका वंशक्रम, ये भी नहीं होगा सही ना। ये आपका डी उत्तर सही हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। तो 12 ये 12 प्रश्न दिख रहा है आपको। 12 में लिखा है, हाँ, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण होगा, आत्मसातकरण नहीं होगा, अनुप्रयोग भी नहीं होगा, साहचर्य भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? सामान्यीकरण। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न 13 देखते हैं। इसमें लिखा है, एक बच्चा है जो 100 को वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, वह निम्न में से पीड़ित है। बच्चों में इसमें क्या है, पढ़ने की क्षमता, मतलब पढ़ने का जो क्षमता होता है वो सही नहीं है उसका। वाज को 100 पढ़ रहा है, 100 एवं वाज में नहीं, भिन्न दोनों शब्द अगर लिखा हुआ मिले तो अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ देगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेगा। तो उसमें क्या है, एक डिसलेक्सिया नाम का दोष पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, तो इस डिसलेक्सिया के द्वारा क्या होता है, पढ़ने की अक्षमता बच्चों में पाई जाती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो सही उत्तर डिसलेक्सिया ही होगा। ठीक है, चलिए, और बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही उत्तर यही होगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 14, ये है आपको प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, 14 प्रश्न में लिखा है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट करेंगे, आप सर्वाधिक संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। यही सही है। उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा करे। उग्र तो कभी होना नहीं है, कभी भी उग्र होना ही नहीं है कक्षा में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक, अब आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न 15 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न 15 में लिखा है, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। अवांछित मतलब हम जो नहीं चाहते हैं, जैसा हम नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार यदि कोई करता है तो उसे सुधारने के लिए बच्चे को दंड देंगे, दंड तो कभी देना ही नहीं है। उसके पालकों को सूचित करेंगे, ये भी उतना उचित आंसर नहीं है। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करेंगे, ये सही उत्तर है, सी। ठीक है, और डी में इनमें से कोई नहीं है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं तुरंत। सही उत्तर सी है, आपको ध्यान रखना है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। ठीक है, सही उत्तर यही हो जाएगा। और हम चलते हैं थोड़ा आगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ध्यान न देना, उपेक्षा करना, ये भी गलत है, सही नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यही होगा, सही सी ही होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक ना, तो आगे प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न 16, इसमें लिखा है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? अनुभव द्वारा सीखना सही है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, ये भी सही है। ऐसा भी होता है, मतलब शिक्षक सुविधादाता के रूप में प्रोजेक्ट कार्य में होते हैं, सुविधा देते हैं बच्चों को। अनुभव के द्वारा बच्चे सीखते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। तो तीनों सही है। तो उस कंडीशन में हमारा उत्तर क्या बनेगा? डी उत्तर, उपरोक्त तो सभी बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 की ओर चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 17, ये 17 आपके स्क्रीन पर, एक सेकंड छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। ये देखिए, इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 17 में, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है। यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है। यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। प्रश्न 18 में लिखा है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम मतलब सीखने के लिए, सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कौन सा है? तो उत्तम पालक बालक संबंध। अच्छी बात है, यदि पालक और बच्चे के बीच मधुर संबंध है तो मदद करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको सर्वाधिक का चुनाव करना है, सर्वाधिक। ठीक है, उच्च बुद्धिमत्ता। यदि बच्चा बहुत बुद्धिमान है और सीखने में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका बुद्धि काम नहीं आएगा। उत्तम विद्यालय वातावरण। बहुत अच्छा विद्यालय है, बच्चे सीखना नहीं चाह रहे हैं तो विद्यालय कुछ नहीं कर सकता। सीखने की इच्छा, ये सही उत्तर है। यदि बच्चे में सीखने की इच्छा है तो सीख सकता है, सीखेगा ही सीखेगा। सीखने की इच्छा क्या है? सर्वाधिक उत्तम आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो आप डी उत्तर को सही करेंगे। और आपका हम आगे चलते हैं 19 प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 आपके सामने दिख रहा होगा कि 19 में लिखा है, 19 में लिखा है, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह बाह्य अभिप्रेरण है? नहीं, बाह्य अभिप्रेरण नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरण है? बिल्कुल है, आंतरिक। प्रशंसा प्राप्ति के लिए है? ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा, बच्चा खुद से पढ़ रहा है, खुशी महसूस कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20, ये है आपका प्रश्न 20। ठीक, 20 प्रश्न में लिखा है, एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। ठीक है, क्या करते हैं, एक बार और फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर, जो कार्य बच्चे किए हैं उसको एकत्रित करते हैं पहले, पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। वह करता है। अधिगम का आकलन करता है? नहीं। अधिगम के जैसा आकलन? ये भी नहीं है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ये सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम के लिए मतलब बच्चों को सिखाने के लिए आकलन करना चाहता है शिक्षक की, जो शिक्षक ने पहले पढ़ाया है या पहले से बच्चों को जो जानकारी है उसके बारे में शिक्षक को जानकारी होना चाहिए, तभी शिक्षक उसके आगे बच्चों को पढ़ाएगा। शिक्षक को पता हो जाएगा कि बच्चे ये चीज़ जान रहे हैं, अब मुझे इसके आगे इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है। तो अधिगम के लिए आकलन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, प्रश्न 20 का उत्तर सी सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न 21 की ओर चलते हैं। जब शिक्षक बच्चे के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। ठीक है, जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है
तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। अनौपचारिक निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण, औपचारिक निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण। तो ये क्या हो जाएगा? सहभागी निरीक्षण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सहभागी निरीक्षण। और इसके आगे हम चलते हैं प्रश्न 22 की ओर। ठीक है, प्रश्न 22, ये प्रश्न 22 आ गया है। प्रश्न 22 में लिखा है, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके। सबसे हट के अगर कोई काम कर रहा है ना, समाज विरोधी भी कहें, हट के भी काम करेगा सबसे, और समाज क्या कहेगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे, विरोधी हो जाएंगे। मतलब उसके काम का कोई समर्थन नहीं करेगा, उसको कोई अच्छा नहीं कहेगा, बल्कि बुरा भले कहेगा। तो ऐसा कौन हो सकता है? अगर मंद बुद्धि कोई बालक है तो उसको कोई कहेगा कि अच्छा नहीं है, खराब है, नहीं कह सकते मंद बुद्धि को। बाल अपराधी, यदि अपराध कोई करता है तो उसको सभी कहेंगे कि ये क्या है, सबसे हट के है, अलग भी है, गलत भी है। ठीक है, और समाज के लिए विरोधी के रूप में बनेगा। तो सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगी? ये। और पिछड़ा बालक, इसे भी नहीं कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर आपका बी बनेगा। 22 का उत्तर बी हो जाएगा। और हम चलते हैं प्रश्न 23 की ओर। इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? ध्यान रहे, यहाँ पर नहीं है बोला गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा मस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? तो मस्तिष्क संस्तंभ ये है, एथिटोसिस ये भी है, और एटाक्सिया ये भी है। मांसपेशीय डायस्ट्रोफी ये जो है ना, यही सही उत्तर है। ये नहीं का उत्तर आपको देना है ना, इस कंडीशन में यही सही होगा, मांसपेशीय डायस्ट्रोफी। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 24, प्रश्न 24 आपके स्क्रीन पर, आप देखें, पढ़ें और सही उत्तर बताने का प्रयास भी करें। तो कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा इस चारों में से एक कारक है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नहीं है, इसको ध्यान, नहीं को ध्यान जरूर देना होगा एग्जाम में आपको। अब आप अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और है मार देते हैं, उतने के लिए गलत हो जाता है। तो नहीं को ध्यान में रखना है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। देखते हैं कौन सा है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो है भाई। अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्याख्या व्यवस्था, ये भी है। विषय वस्तु की प्रकृति, ये सही उत्तर हो सकता है इस क्वेश्चन का। पुनर्बलन की व्यवस्था, ये भी है। तो विषय वस्तु की प्रकृति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अधिगम में विषय वस्तु की मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित विषय वस्तु की प्रकृति जो है, इन तीनों ऑप्शनों में से सी जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? होगा सी हो जाएगा। ठीक है, हम प्रश्न 25 की ओर चलते हैं। 25 प्रश्न, ये 25 प्रश्न आ गया। ठीक है, 25 नंबर के प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाए। ये ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको। ये प्रश्न 25 पर लिखा है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, इसमें लिखा है कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। यही क्या है? सही उत्तर
है 25 का। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 26 में चलते हैं। प्रश्न 26 ये लिखा है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। छिपी हुई वस्तुएं को ढूंढना, अब चूंकि छोटा बच्चा है, ये क्वेश्चन क्या है, छोटे बच्चों के लिए है। अब छोटे बच्चे किसी सामान को ढूंढ लेते हैं तो वस्तु स्थायित्व सही उत्तर हो जाएगा। साभिप्राय व्यवहार नहीं होगा, समस्या समाधान भी नहीं होगा, प्रयोग करना ये भी नहीं होगा, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान है बच्चे में। अगर बच्चा छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकाल लेता है तो उसको मालूम है वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की ओर। प्रश्न 27 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखें पढ़ें। प्रश्न 27, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि बालक को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा किसका है, स्किनर का, मोर्स एवं बिंगो का, क्रो एवं क्रो का, गैरिसन एवं अन्य का, किसका है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, स्किनर ने ऐसा सिद्धांत दिया था कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। ये प्रश्न 28, सीखने का अर्थ है आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन, उपरोक्त सभी। तो सीखने का अर्थ क्या है, आदतों का अर्जन भी होता है, ज्ञान का अर्जन भी होता है, अभिवृत्तियों का अर्जन भी होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी, यही क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 29, प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 में लिखा है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं। तो किसके हैं, प्रतिभा के नहीं। एक प्रतिभा और लिखा है जिसका गुण, क्वालिटी, और एक तीसरा है मतलब अपसारी चिंतन, और डी क्या होता है, त्वरण। तो सही उत्तर इसमें से अपसारी चिंतन हो जाएगा। ठीक है, अपसारी चिंतन। ठीक है, अब आगे चले हम प्रश्न 30, और समय भी ओवर हो रहा है तो हम 30 क्वेश्चन ही आज देखेंगे, बाकी बाद में। तो हम चलते हैं, आखिरी प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन, ठीक है, राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, ये मूल्यांकन हो गया। मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, ये भी मूल्यांकन हो गया। श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, ये भी मूल्यांकन। तीनों मूल्यांकन है, तो निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दिया हूँ और टाइम भी ओवर हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम लगातार अभी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, CG टेट, C टेट इत्यादि के लिए। ओके, थैंक यू गाइस।